Hello friends, welcome again to this session now. This is the session for NEET Test 39. देखिए अभी तक आपने 9 पेपर्स मैंने अपलोड किए थे, आप लोगों के रिस्पॉन्सेस से आई एम रियली सेटिस्फाइड. ये आज 10th पेपर है, तो देखिए आज के पेपर को देखें तो लगभग 20 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इजी हैं. 19 क्वेश्चंस मीडियम है, इसमें कुछ को और टफ भी मान सकते थे और 6 क्वेश्चन अच्छे खासे टफ हैं. एक क्वेश्चन 44 जो है मेरे हिसाब से उसका आंसर गलत गिवन है, मतलब ऑप्शन सही नहीं है, और एक दो क्वेश्चंस में और एम्बिग्यूटी है. बट ओवरऑल जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, शुरू के 4-5-6 क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आपको मज़े लेंगे. ठीक है, तो आई कैन से द पेपर इज़ जस्ट, यू कैन से इट्स अबव एवरेज डिफ़िकल्टी. आई कैन नॉट से इट्स एवरेज, बट अबव एवरेज या एवरेज मान लें, एवरेज टू अबव एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल आप इसको देख सकेंगे. ठीक है, एंड लुकिंग एट दिस पेपर अगेन आई कैन से, देखिए स्टूडेंट स्कोर जो करेंगे, मतलब जो मेरे हिसाब से ठीक स्कोर्स बनने चाहिए. मेरे हिसाब से जो गुड स्कोर यहाँ पे होगा, अगेन गुड स्कोर वुड बी एनीथिंग अबव 130 वुड बी गुड, एंड द वेरी गुड और द एक्सीलेंट स्कोर्स विल बी 150 प्लस. वो स्कोर्स ही बहुत अच्छे यहाँ पे कहलाएंगे. तो 150 प्लस स्कोर्स अच्छे हैं, 130 प्लस ठीक है, उससे नीचे हैं तो यू नीड टू मेक एफर्ट्स, दैट इज़ फॉर श्योर. ओके, सो विल बिगिन नाउ. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. NTA टेस्ट 39. देखिए पहला क्वेश्चन, एक बोर हाइड्रोजन एटम है, ट्रांजिशन कर रहा है n=5 से n=4 पे, और इस ट्रांजिशन में फोटोन एमिट किया जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको बोली गई है कितनी है, न्यू. ठीक है, अब सर्कुलर मोशन जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है n=4 ऑर्बिट में, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है. अब दोनों की फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है. अब यार ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ गया, देखो है ना, मतलब फ्रेंकली बताऊं, मैंने पहली बार देखा, मुझे भी एक्चुअली फॉर्मूले रिकॉल करने पड़े, क्योंकि जनरली अपन फंडामेंटल कांस्टेंट की टर्म्स में केवल एनर्जी याद रखते हैं, बाकी फॉर्मूले जनरली याद नहीं रखते. मैं बच्चों को, एडवांस वालों को टिपिकली कहता हूँ कि अपन डिराइव ही कर लेंगे बेसिक जैसे करते थे. अब क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन है, डिराइव करने की तो मैं आपको सलाह दे नहीं सकता, तो यहाँ आप डिपेंड करता है आपको टीचर्स ने आपके याद करने की बोला या नहीं बोला. देखो फ्रैंकली मैं नहीं बोलता, मैं केवल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद करने की बोलता हूँ, क्योंकि वो कई क्वेश्चंस में टिपिकली काम आता है. तो अगर वो आपको याद है, तो जैसे आपको याद है भाई, nth ऑर्बिट में अंदर जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो जनरली अपन बोलते हैं -z²/n², और RH बोल देते थे उसको और बेटर फंडामेंटल कांस्टेंट की टर्म्स में जब आप लिखने की कोशिश करते हो, तो वो जो वैल्यू निकल के आती है और अच्छे फंडामेंटल कांस्टेंट की टर्म्स में वो होती है me4, और इसको लिखते हैं अपन, दिस इज 8ε0² h². ये वैल्यू अपनी निकल के आती है 8ε0² h². दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एनर्जी, अगर आपको याद हो. तो यहाँ से देखिए वो जो E5 माइनस E4 करेंगे अपन, दैट इज इक्वल टू h न्यू. तो यहाँ से वो जो h न्यू फोटोन की है वो अपने आप क्या निकलती है, ये पूरा एक्सप्रेशन कॉमन ले लो यार, 8ε0² h². z तो यहाँ 1 है, तो अपने आप को पता है 1/4² माइनस 1/5² नेट बनेगा. तो ये आपका हो गया me4 8ε0² h². इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, 9/400 हो गया. अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सर्कुलर मोशन के हिसाब से आप लिखते हो v/2πr, तो उसके भी कई लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद करा देते हैं, वरना v और r के लिखो. तो भी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि जो मुझे ध्यान क्या है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने भी देखा है, क्योंकि मुझे नहीं याद रहता, मैं नॉर्मली खुद सॉल्व करता. अब यहाँ आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है टाइम कितना लगेगा. तो डायरेक्ट ये जो एक्सप्रेशन निकलेगा, ये एक्चुअली एक्सप्रेशन आपका होता है, जब आप ये देखोगे, इट इज़ e⁴ m/4ε0² h³, और यहाँ आपका निकलता है n³. तो यहाँ 4th ऑर्बिट में है, तो ये हो जाएगा e⁴m, और 4 का क्यूब होगा कितना, 64 4 ज़ा 256 ε0² h³. अब कर लो बेटा, न्यू बाय न्यू है, तो ये h इधर चला जाएगा, वो भी h³ हो जाएगा. एक बार पूरा प्यार से लिख देता हूँ भैया, पहले गलती नहीं करें. तो 9/400 इंटू me4 8ε0² h³ हो गया, वो h आ गया. ये हो गया e⁴m, अरे वाह कैंसिल बड़ा अच्छे से हो जाएगा, अपॉन 256 ε0² h³. तो ε0² h³ e⁴m सब कुछ गया. अब क्या बच रहा है बेटा, सब कुछ तो क्या, कुछ तो बचेगा ही. तो 9 इंटू 256, और यहाँ क्या आ रहा है बेटा, 8 इंटू 400. तो अब देख लीजिए बेटा ये क्या बनेगा. तो 8 की टेबल से अगर मैं देखूँ 256 भी शायद आ ही जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा 32. फिर 8 की टेबल में ही चलें तो ये हो जाएगा 4, और ये 400 में हो जाएगा आपका 50. फिर काट दो, ये हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा 25. तो ये क्या आ गया बेटा, 18/25, ऑप्शन ए. अगेन बेटा याद है तब तो अटेम्प्टेड है, बाकी पूरा डिराइव करके तो होगा, तो भैया इससे बेटर मैं सलाह दूंगा छोड़ ही देंगे अपन, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कंस्ट्रेंट अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत देता है.
तो देखिए बट ये भी है कि अब सीख लिया अपन ने, तो मैं कहूँगा कुछ एक्सप्रेशंस आप याद ही रखें, ज़्यादा बेटर है। मतलब इनकेस चांस लेने का कोई मतलब नहीं है, अभी टाइम भी मिल रहा है, लॉकडाउन में कुछ तो करोगे यार, तो बेटर यूज़ इट, आई विल से यूज़ इट। ठीक है, तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी देखिए अच्छा ही दिख रहा है, मतलब शक्ल देख के समझ आ रहा है मुझे क्वेश्चन इतना सस्ता नहीं है, वैसे किया हुआ है क्वेश्चन, जनरली मिल जाता है। देखिए एक पार्टिकल पी स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बाउल में, ये ऐसे यूँ जा रहा है, बाउल पे पार्टिकल है, इट क्रॉसेज ए एट टी इक्वल टू 0, यहाँ ए पे क्रॉस किया टी इक्वल टू 0 पे। एट दिस इंस्टेंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब जो भी इसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपको दे रखा है कितना है, v। A bead q of the same mass as p is ejected from a at t equal to 0 along the horizontal string AB with speed v। तो ये v से, ये तो पूरा v से ही जा रहा है, ठीक है, तो इसका टाइम तो सीधा आ जाएगा। दोनों साथ साथ गए हैं, फ्रिक्शन बिटवीन बीड एंड द स्ट्रिंग में भी नेग्लेक्टेड, लेट TP एंड TQ बी द रिस्पेक्टिव टाइम टेकन बाय P एंड Q टू रीच द पॉइंट B। अब देखिए सबसे पहले ये क्या था, फ्रिक्शनलेस। तो अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा आपको पता है यहाँ पे जो भी स्पीड v डैश होगी इसकी, देखो v तो हॉरिजॉन्टल है, टोटल स्पीड ज़्यादा होगी। अब जैसे जैसे नीचे आएगा डेफिनेटली अब जो v होगी इसकी बढ़ेगी, और धीरे धीरे ये जो एंगल है ये एंगल थीटा भी कम होगा। तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ लोएस्ट पॉइंट आते आते इसकी स्पीड का vx कॉम्पोनेंट बढ़ता जाएगा। तो देख लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसकी स्पीड तो हमेशा v रहेगी बीड की, जबकि इसकी स्पीड v तो मिनिमम थी उससे ज़्यादा ही होगी, तो ये पहले पहुँच जाएगा। अब यहाँ जाने पे डेफिनेटली वापस डिक्रीज़ होगा, बट वही एनर्जी एनालिसिस से आपको पता है वापस जब यहाँ पहुँचेगा तब भी ये वेलोसिटी v ही रहेगी। तो ओवरऑल आपको पता है इसकी पूरी जर्नी में a और b के बीच में स्पीड हमेशा v से ज़्यादा रही है, तो एवरेज स्पीड x में जो vx एवरेज निकल के आएगा वो डेफिनेटली v से ज़्यादा होगा, किसके लिए, p के लिए। इसलिए p की स्पीड ज़्यादा होगी तो p जल्दी आएगा, q को टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन ए दिमाग वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, कर लोगे तो मज़ा आएगा। चलिए थर्ड, इनफाइनाइट ब्लॉक्स हैं, सबका मास है, मैं एक के बाद एक लगा दिए डी डिस्टेंस पे, एट टी इक्वल टू 0, सबसे लेफ्ट वाले को v वेलोसिटी से धक्का मार दिया। फ्रिक्शन कोफिशिएंट सबका म्यू मान लीजिए, सारे कोलिजन लास्ट के, तो लॉस जो भी होगा फ्रिक्शन करेगा, कोलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे। अब यार देखो एक एक कोलिजन पे जाने से बेटर यहाँ पे अब क्या है, अब समझदारी देखिए आप, डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज़ करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ये देखिए बहुत चमत्कारी थ्योरम अपना होता है, बहुत सारी जगह अपने को बचा लेता है। अब देखो भाई मुझे पता है कब तक भिड़ता रहेगा भाई, जब भी भिड़ेगा, जब तक जान है, जब तक है, सांसें चलेगी, सांसें कब तक चलती है, अपने लिए, जब तक स्पीड है, तो अल्टीमेटली सारी काइनेटिक एनर्जी बर्बाद होनी है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, -12 mv²। और ये बर्बादी कौन करेगा, केवल फ्रिक्शन, और ये लगातार चल रहे हैं, तो मान लीजिए x डिस्टेंस पे हुआ तो माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक ही होगा, म्यू के एम वैसा ही लिख लीजिएगा जैसा लिखा, तो ठीक है, एक बार थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, तो लेट से म्यू के mgx, और इसको इक्वेट कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्योंकि mg और n का वर्क 0 है, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू बड़े प्यार से आपने निकाल ली, क्या आ गई, v²/2 म्यू के g, इतना डिस्टेंस चलेगा। अब टक्कर, हर दो टक्कर के बीच में कितना चलना है, d, तो भाई कोलिजन्स कितने होंगे, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स आपको निकालने हैं वो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली x/d, तो x/d कर लो, तो v²/2 म्यू के जी डी। अब देख लो भैया कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, v²/2 म्यू जी डी, कौन सा, ये रहा। अभी कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर लार्जर देन, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे यार, ये तो लिमिटिंग केस में लास्ट में कहता है तो वैसे ही दम तोड़ जाएगा, तो लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर अपने लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आइडियली उसके बाद वो थक जाएगा, लास्ट में जाके बस वो टच ही कर पाएगा, उससे भिड़ नहीं पाएगा। तो बेस्ट है लार्जेस्ट इंटीजर लार्ज इज स्मॉलर देन v²/2 म्यू जी डी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छे से पूछा है, देखो चमकेगा नहीं ना तो टाइम बहुत लगा देगा, और कई बच्चों को बहुत अटकाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए अभी तक तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, तीनों टाइम टेकिंग हैं, देखते हैं आगे क्या निकलता है इस पेपर में, आई डोंट नो, आपके साथ ही देख रहे हैं अपन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी ये, एक सेमी सर्कुलर वेज है, अच्छा वेज भी सेमी सर्कुलर है, बहुत बढ़िया, एम का प्लेस किया हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, एक बंदा एम मास का चल रहा है, बड़ा कलाबाज है ये भी, विथ कांस्टेंट स्पीड v रिलेटिव टू द वेज, वेज के रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है, अच्छी बात है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे है, फ्रिक्शन वेज और हॉरिजॉन्टल के बीच हटाएं और बंदा स्लिप नहीं मार रहा, तो क्या होगा। तो भाई मुझे पता है कि भाई जब भी इसकी स्पीड रिलेटिव टू वेज है, तो भाई पहली चीज़ तो मुझे पता है रेज जो भी जाएगा वेज केवल इधर जाता है, वो केवल एक्स में जाता है ना, ये सबको पता है कि भैया वो जो भी जाएगा केवल एक्स में जाएगा, ठीक है।
तो वेज मूव करेगा तो एक्स में करेगा डेफिनेटली, देखो ये ऊपर जा रहा है तो स्पीड इस पर जब भी ये जाएगा तो ये पाँव से जो भी धक्का देगा वो धक्का ऐसा आएगा तो उसका कॉम्पोनेंट इधर होगा, तो यहाँ तक वो धक्का हमेशा पीछे ही है, तो डेफिनेटली वेज की स्पीड पहले तो बढ़ेगी। और जैसे ही वो बी के आगे जाएगा तो अब जो उसके पाँव का धक्का आएगा, वो जब उसके पाँव का धक्का यहाँ पे आने वाला है, अब क्या होगा, अब आप देखोगे उसकी टेंडेंसी क्या होगी, अब उसकी जो टेंडेंसी है वो पूरी डिफरेंट होगी। अब वो नीचे स्लिप करना चाहेगा तो उस पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और उसके कारण वो जो फोर्स लगाएगा वो आगे लगाएगा, ठीक है। अब वो फोर्स आगे लगाएगा इस पर, तो डेफिनेटली जो उसने पीछे वेलोसिटी गेन की थी वेज ने उसके अगेंस्ट हो गई, तो इसका मतलब ये यहाँ तक जब तक आ रहा है बी तक, तब तक तो स्पीड बढ़ेगी और उसके बाद वो डिक्रीज़ करेगी। तो सीधे ऑप्शन ए पे लॉजिकली आप जा सकते हो। ऑप्शन देख लीजिए आप सारे, कांस्टेंट नहीं रहेगी, इंक्रीज़ पहले होगी और बाद में डिक्रीज़ होगी, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन आ रहा है आपके लिए ए। तो देखिए दिमाग लगा के किया अपन ने, मैंने कोई इक्वेशन नहीं लिखी है, कुछ नहीं लिखा है, बेसिक कॉमन सेंस यूज़ किया है। देखो यहाँ जा रहा था नीचे गिरने की टेंडेंसी थी, तो खुद पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो ये उस पर नीचे पुश करेगा, और यहाँ पे खुद की टेंडेंसी नीचे जाने की तो फ्रिक्शन खुद पे ऊपर की ओर लगेगा और ये वेज पे फोर्स इस तरफ लगेगा जिसका कंपोनेंट अब आगे आ रहा है, जबकि वेलोसिटी पीछे है तो डेफिनेटली अब उसको डिक्रीज़ करेगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए भाई चारों ही अच्छे थे अभी तक, क्या बोलें आपको। पांचवा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द साइज ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन। अब देखिए भैया यहाँ क्या होता है, मुझे याद है जब भी एक्सटर्नल फील्ड लगती है तो जो डोमेन इसके अलाइंड होती है उनका साइज़ बढ़ के वो बड़ी डोमेन हो जाती हैं, और जो ऑपोजिटली अलाइंड होती हैं उनकी जगह घेरती जाती है। इसका मतलब ऑपोजिटली अलाइंड डोमेन्स का साइज़ घटता है और सेम डायरेक्शन में जो डोमेन्स अलाइंड होती हैं उनका बढ़ता है। तो ये नहीं बोलेंगे, जनरली याद ही रहता था कि वो लार्ज डोमेन बन जाती है, बट वो बन जाती है तो कोई एक बड़ी और कोई एक कम हुई है, तो सम विल इंक्रीज एंड सम विल डिक्रीज। ये एक लॉजिकल पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, नॉर्मली नहीं पॉइंट जाता है इस पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको ईजी कतई नहीं बोलूँगा, ठीक है। देखिए पांचों अच्छे हैं, ये पेपर मज़ा दे रहा है। नेक्स्ट, in the circuit diagram shown below the magnitude and the direction of the flow of current respectively। फिर भाई डायग्राम तो देख लें क्या है, दो बैटरी हैं दोनों ऑपोजिट हैं, पर बड़ी वाली की चलेगी, तो जो भी है ऐसे चक्कर घूमेगा, 10 और 4 का 6 हो गया। तो भैया आप क्या होगा यहाँ पे, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस का तो लफड़ा नहीं है ना, डायरेक्टली आप करंट बोल लो भैया 6 और कितना हो गया 2 3 5 और एक 6, 6/6 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट है और किधर जा रहा है, ई से बी जा रहा है और बी से ए जा रहा है, तो भैया कौन सा ऑप्शन आएगा, B/A वाया ई, या क्या आएगा ये A/B वाया V, A/B वाया E आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, डी फॉर डॉग वाला आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये इजी था, ये पहला क्वेश्चन है जो मुझे कंफर्टेबल लगा अभी तक। चलिए अगला, इफ ईच रेजिस्टेंस इज स्मॉल r along the 12 edges of a cubical skeleton of uniform wires, then find the equivalent resistance between x and y। x और y क्या है, मिड पॉइंट ऑफ टू ऑपोजिट एजेस ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। ये भी भाई साहब आपके मज़े लेने के लिए बिल्कुल आतुर है इस बार पेपर। अब है भैया, अब ले रहा है आपके मज़े, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसको करके देखिए आप, अब यहाँ पे x और y के बीच में है, तो देखो सबसे पहले तो जैसा इधर रास्ता वैसा ही इधर रास्ता, तो दोनों में सेम करंट जाएगा, ऐसे मान लेते हैं जनरली अपन ये बोलते हैं ना, बैटरी लगा दी ऐसे, ये लो, तो यहाँ से करंट बराबर जाएगा, ये आई जाएगा, ये भी आई जाएगा, टोटल माना 2i आएगा, और कॉमन सेंस से ये वापस आई इधर से इकट्ठा होगा, ये वापस आई इधर से इकट्ठा होगा और वापस ये 2i जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी जब ये आएगा तो देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जब मैं जाऊँगा तो यहाँ से यहाँ भी उतना ही करंट जाएगा, यहाँ से यहाँ भी उतना जाएगा, तो ए और एफ का जो पोटेंशियल होगा आपको पता है सेम होगा, तो ए एंड एफ विल बी एट द सेम पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे बी और जी भी यहाँ पे क्या होंगे, दे विल बी एट द सेम पोटेंशियल, तो ई और एफ का पोटेंशियल सेम होगा, बी और जी का पोटेंशियल सेम होगा, इतना मुझे यहाँ से कॉमन सेंस से नज़र आ रहा है। फिर ए से आप बियॉन्ड जाओगे, अब ए से डी जाओ या एफ से ई जाओ, कहानी वही है, तो डी और ए का पोटेंशियल वापस से सेम होगा, सी और एच का भी सेम होगा। ये सिमेट्री समझनी है, देख लो भैया, सेम करंट इधर जाना है, जैसा भी जो डिवीजन होगा इधर होगा या इधर होगा वो सेम ही जाएगा, कॉमन सेंस कह रहा है डी और ई पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब ये ब्रांच गायब, ये ब्रांच गायब, ठीक है। तो ये ब्रांच तो आपकी गायब हो गई। और करके देखें भैया, एक बार इसको मैं वापस से और प्यार से रीड्रॉ करने की कोशिश कर लेता हूँ भैया। क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया r/2, एक बार वापस अभी पोटेंशियल और देख लेंगे, ये r/2, ये r/2, ठीक है, ये पूरा r, ये पूरा r, ये वापस से r/2 ऐसे आ गया, ठीक है, ये पूरा r, इधर ये पूरा r, ये बीच का तो कनेक्शन गया r, यहाँ भी ये r, और ऐसा ही वहाँ पे भी r r r, सब r पार हो रहे हैं, ठीक है।
तो अब देख लो भैया, वैसे ही शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वैसे तो आप सिमेट्री से वहाँ भी कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए आर आर आर, ये हो गया 3R, उधर भी हो गया 3R, और उसके साथ ये वाला जो R है, ये वाला R बन गया पैरेलल में, तो ये हो गया 3R/4। तो मैं एक बार वापस से देखो, जल्दी नहीं करूँ, तो ये हो गया R/2, इधर भी हो गया R/2, ये 1 2 3 और ये 4, इनका कॉम्बो करके मैंने कर दिया 3R/4। और ऐसे पीछे पीछे कॉम्बो बना दो, ये हो गया 3R/4। हाँ भाई, अब कौन बच गया, ये रहा R/2 R/2, ये इन दो के बीच में। तो ये ऊपर से देख लो भैया, R/2 3R/4 R/2, तो R + 3R/4 कितना हो गया बेटा, ये 7R/4, यहाँ भी 7R/4, तो ये सीधा सीधा दोनों का पैरेलल हो गया, तो ये 7R/8 बन गया। तो भैया अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कॉमन सेंस लगाना है, बढ़िया से करना है, ठीक है, मज़ा तो आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी भैया, ये पेपर मज़े तो लेगा आपके, पता नहीं आगे क्या है, देखते हैं। 8th, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90% है, अच्छी बात है। 200 वोल्ट 3 किलोवाट पावर सप्लाई पे चल रहा है, चला दो। करंट सेकेंडरी में 6 है, तो वोल्टेज क्या होगा भैया, सीधे सीधे आपको याद है, पावर इन सेकेंडरी 90%, तो 0.9 टाइम्स पावर इन प्राइमरी, तो VS IS इज़ 0.9 VP IP, या पावर ही बोल दें, डायरेक्ट ही गिवन है ना, क्यों दिमाग लगा रहे हो। 0.9 इंटू 3 किलोवाट, 3 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 3। और VS IS, VS कितना गिवन है, ढूंढ रहे हैं, तो और IS कितना है 6, तो VS की वैल्यू तो यहीं से आ गई बेटा, कितनी आ गई बेटा, 2.7/6 इंटू 10 की पावर 3। तो अब इसको कर लीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.45 इंटू 10 की पावर 3। तो ये आपका हो गया कितना, 450 वोल्ट निकल के आ गया। तो ये 450 वोल्ट है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, प्राइमरी का करंट पूछ रहा है, तो प्राइमरी का करंट भी निकाल लेते हैं भाई, 200 इंटू IP, दैट इज़ इक्वल टू 3000। तो IP क्या हो गया, 3000/200, तो 30/2 दैट इज़ इक्वल टू 15। अब देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है, नहीं ये क्या कर दिया भाई, गलत मार दिया। हाँ, कौन सा ऑप्शन आएगा, B, 450 और नेक्स्ट 15। एक मैग्नेट को लेंथ वाइज सस्पेंड किया एक स्प्रिंग से, वाइल इट ऑक्सीलेट्स द मैग्नेट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द कॉइल C कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर G, देन एज द मैग्नेट ऑक्सीलेट। देखो भाई, कभी भी वो इन आउट जाएगा तो एक बार फ्लक्स बढ़ रहा होगा, एक बार फ्लक्स घट रहा होगा, तो उस चक्कर में क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा दोनों तरफ होगा, कभी बढ़ने के कारण अपोजिशन आएगा, कभी घटने के कारण अपोजिशन आएगा। तो दोनों केस में जो डिफ्लेक्शन होंगे वो दोनों साइड में होंगे, तो एक तरफ डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन यहाँ पे दोनों तरफ आएगा। प्लस बिकॉज ऑफ द लॉसेज और ये जो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड उसका कम होगा ऑक्सीलेशन का, तो डेफिनेटली ये जो एम्पलीट्यूड, जो इसकी नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, वो भी कम ज़्यादा कम ही होने लगेगा। तो अपन जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा है ऐसा, D के साथ जाएंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं आप लॉजिकली। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अरे वाह, ये देख के थोड़ा दिल प्रसन्न हुआ है, ये सीधा सीधा आपका व्हीटस्टोन बैलेंस नज़र आ रहा है, C 2C 2C 4C, तो ये बीच में तुम्हारा क्या काम है, उड़ा दो इसको। तो वो C और 2C आपके क्या हो गए, सीरीज़ में C और 2C, तो हो गया 2C0/3, प्लस ऐसे यहाँ ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 8/6 दैट इज़ 4/3, तो 4C0/3 जोड़ दिया, हो गया 2C0। ये तो अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन तो सस्ता था। चलिए कुछ तो सस्ते आएंगे ही। 11, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लंबाई 2 सेंटीमीटर है, एक्सिस 30 डिग्री पे फील्ड के है, एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। टॉर्क आपको पता है क्या होती है भाई, टॉर्क आपको पता है क्या होता है, म्यू बी साइन थीटा, ठीक है, म्यू बी साइन थीटा क्यों लिख रहे हैं, अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ PE साइन थीटा, ठीक है। सो 10√3 इज इक्वल टू PE, तो PE की वैल्यू ही ले लेते हैं अपन तो सीधे, साइन 30 है थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ, तो PE की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 20√3। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे क्या लिखते हैं, -P.E, आप लोगों को याद है क्या होता है, -P cos थीटा, ये भी याद रहता है, तो PE की जगह लिख दिया 20√3, cos 30 आप सबको आता है, √3/2, सस्ते में छूटे, माइनस कितना हो गया 60/2 दैट इज़ 30, तो -30 जूल, ऑप्शन C के साथ जाएंगे। ये भी करने लायक था, ये भी ईजी में ही मानूंगा मैं, करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन। चलिए 12वां प्रश्न, एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटेशन 11.2, एस्केप वेलोसिटी हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड द सेम मीन डेंसिटी, रेडियस दुगनी है, डेंसिटी सेम है। अब आपको एस्केप वेलोसिटी लिखनी है भाई, होती क्या है एस्केप वेलोसिटी, √2gm/r, तो r तो कितनी हो गई, डबल हो गई, डेंसिटी वही है भाई, मास क्या होता है, मास इज ρ × r³, 4/3πr³ लिखते हैं ऐसे, तो मास r³ पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी सेम है, तो रेडियस आपने डबल की है, तो मास क्या हो जाएगा बेटा 2 का क्यूब 8 टाइम्स, तो
तो 8/2 मतलब ये रूट 4 मतलब डबल हो गई, सीधा 22.4, कुछ और नहीं करना, सीधे कर लिया 22.4, बड़े आगे, ये तो ईजी था। अगला वापस ग्रेविटेशन दिख रहा है, सैटेलाइट, पार्किंग। पार्किंग का मतलब क्या होता है भैया, गाड़ी खड़ी है मतलब 24 घंटे टाइम पीरियड, मास ऑफ वन इज 10 टाइम्स द अदर, द रेशियो ऑफ देयर पीरियड। अरे पीरियड का सैटेलाइट के मास से क्या लेना देना, उसको केवल डिस्टेंस से मतलब है, दोनों का पीरियड 24 घंटे है, हटाओ, दोनों ईजी आ गए। ग्रेविटेशन आपके लिए मज़ेदार रहा है यहाँ पे। अगला, एक बहुत ही स्मॉल होल बनाया है इलेक्ट्रिक फर्नेस में, इज़ यूज फॉर हीटिंग मेटल्स, द होल नियरली एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी। वो करता ही अपन मानते हैं, द एरिया ऑफ द होल इज दिस, टू कीप अ मेटल एट दिस, हीट एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम दिस होल पर सेकेंड इन जूल्स। तो हीट एनर्जी कितनी फ्लो करेगी, तो भैया पहले तो मान लो लॉस कितनी कर रहा है, तो लॉस कितनी कर रहा है बेटा, वो आप क्या बोलते हो, एनर्जी। एक सेकेंड यार, इसको उड़ा है, कितना लॉस बोलते हैं अपन, सिग्मा ई तो 1 हो गया, ब्लैक बॉडी है तो AT⁴ यही होता है। सिग्मा के नाम पे लिखा 5.67 × 10⁻⁸, एरिया के नाम पे क्या आ जाएगा 200 mm² का मतलब 10⁻⁹, और 727। अब यार 727 में 273 जोड़ लो, ये तो जोड़ ही सकते हो, 1000 हो गया, 10⁴ तो 10⁻12, तो 12, 9 और 8 17, तो ये हो गया 10⁻⁻5, 200 इंटू 5 कितना हो गया बेटा अपने पास यहाँ से, 200 इंटू 5, तो इसको लिख दें 567 इंटू 2 लिख दो ना, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो क्या हो गया, 2 7 14, हाथ का लगा 1 13, और ये 1 13, तो ये क्या हो जाएगा 11, सॉरी 1134, कितना हो गया ये 1134, यही आ रहा है बेटा 1134 इंटू 10⁻⁻5। अगर पावर चेक कर लेते हैं यार, mm² को अपन ने, अरे -6 होगा, मैंने कहा कुछ तो अपन गड़बड़ करके आए हैं, अच्छा हुआ ऑप्शन नहीं थे, वरना गड़बड़ और भारी पड़ती है। 14 और 12, तो ये 10 की पावर कितना रह गया आपका, -2 ही रह गया, तो -2 ही रह गया, तो ये -5 मैंने गलत लिख दिया था, इसको सही कर लेता हूँ बेटा मैं, -2, सो दैट इज़ 11.34। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और अपन गलती भी कर रहे थे बट बच गए, ऑप्शन उन्हें बचा लिया, गलती क्योंकि अपन ने ज़्यादा बड़ी कर दी थी, 1 पावर की करते तो गलत हो जाता, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। चलिए अभी इसको समझा भी दूंगा, भाई इतनी एनर्जी लूज़ कर रहा है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लॉस हो रहा है, तो उतना कहीं से रिप्लेनिश भी तो करनी पड़ेगी, वही क्वेश्चन ने पूछा था। चलिए अब क्या, सॉल्व करते करते कई बार मेरे को समझाना भी रह जाता है, तो याद है कि भाई आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, है ना। गैस है 1 atm प्रेशर पे, वॉल्यूम है 800 cm3, 100 जूल हीट दे दी, गैस एक्सपैंड कर गई 1 लीटर पे एट अ कांस्टेंट प्रेशर, द चेंज इंटर एनर्जी। भाई इंटर एनर्जी चेंज तो कुछ भी हो जाए, एक ही फार्मूला होता है NCV∆T, और इसको प्रेशर वॉल्यूम के चेंज में देखें अपन, तो प्रेशर वॉल्यूम के चेंज में अगर अपन देखें तो बेटर है NCV∆T जाने की जगह यहाँ ΔU को उस फॉर्मूले से लगाएं, फर्स्ट लॉ से Q - W, और W डायरेक्ट लिख दो P∆V, वो ज़्यादा सस्ता है। 1 atm 10⁵, ΔV 1 लीटर में से 800 cm3, 1 लीटर क्या होता है भाई, 1 लीटर होता है आपका 1000 cm3, तो 1000 - 800 200 cm3 को बदला 10⁻⁻6, तो भाइयों क्या हो गया, ये हो गया 20, तो ये 20 जूल पॉजिटिव वर्क हुआ है। हीट 100 दी थी तो ΔU अब सीधे सीधे आ गई, कितनी आ गई, +80 जूल। ये ऑप्शन के साथ जाएँ, या NCV∆T करने की ज़रूरत नहीं है, वर्क निकाल के आप कर सकते हैं, तो ये किया अपन ने। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूजुअल क्वांटिटी ΔQ। अब भाई यार ये तो मज़े ले रहे हो यार, W और Q पाथ पे डिपेंड करते हैं, ΔU पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब इससे लड्डू कुछ नहीं पूछ सकते, आगे चलिए। 17, two particles each of mass m and charge q are attached to the two ends of a light rigid rod of length 2r. The rod is rotated constant angular speed about a perpendicular axis through the center. The ratio of the magnitude of the magnetic moment of the system and its angular momentum about the center of the rod is, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भाइयों ये तो आपको है ना हमेशा से याद रहता है, क्या याद रहता है, μ/L = Q/2m वाला आपका तरीका रहता है, तो वही डायरेक्ट लगा दें, गायरोमैग्नेटिक रेशो μ/L = Q/2m, तो Q के नाम पे क्या हो जाएगा 2Q, मास भी वही करोगे तो वही रेशो वही रहेगा, या दोनों सेम है, लिख के कैंसिल करोगे तो डायरेक्ट Q/2m, आप लोगों को ये याद रहता है, वहीं से कर लीजिए, बाकी मन करता है डिराइव कर लीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, रिजल्ट वही आएगा, जब पढ़ रखा है तो क्यों दिमाग लगाना। चलिए 18th, a loop ABCD has a current 10 ampere as shown in the figure. AD and BC are circular arc with center at O for both. The magnetic field at point O is. अब ये किए हुए रहते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन JEE मेन वगैरह हर जगह पूछे जा चुके हैं, इससे टफ पूछे जा चुके हैं भाई। इन दो पार्ट के कारण तो कुछ नहीं होगा, ये जो D है इसके कारण आपको पता है फील्ड बाहर जाएगा, और BC के कारण फील्ड अंदर जाएगा, क्योंकि ये पास में है तो इसका असर ज़्यादा होगा, तो नेट फील्ड आउटवर्ड्स होगा। वो अपन बोलेंगे पहले AD का फील्ड लिखें,
बी ड्यू टू ए डी वो कितना होगा म्यू नॉट आई थीटा, थीटा कितना हो गया पाई बाय 4 अपॉन 4 पाई R1 लिख दिया, ठीक है। और ऐसे ही बी ड्यू टू बी सी वाला पार्ट देखेंगे तो दैट इज़ अगेन म्यू नॉट आई सेम है पाई बाय 4 4 पाई R2। बस अंतर क्या है, दिस वन इज़ आउटवर्ड्स दिस वन इज़ डाउनवर्ड्स, तो नेट फील्ड दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई पाई बाय 4 4 पाई कॉमन ले लें 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई ये आपको पता है क्या होता है 10 की पावर माइनस 7, आई कितना है 10 पाई बाय 4 लिख दिया, 1 बाय R1, R1 कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 3 + 2 5। चलिए अब सिंप्लीफाई करेंगे, हो गया 10 की पावर माइनस 6 इंटू पाई बाय 4, ये 10 की पावर 2 कर देते हैं ऊपर, और ये 5 माइनस 3 2 बाय 15, यही हो गया। अब देखो भाई क्या हो गया, ये 10 की पावर माइनस 4 और यहाँ आ रहा है 2 पाई बाय 60, 2 पाई लगभग 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 60 तो 1 बाय 10 के लगभग ही आएगा ये। तो अप्रॉक्सीमेटली जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है मुझे यही दिख रहा है 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। गो फॉर ऑप्शन 5, आराम से आपका काम हो जाएगा। चलिए तो ये भी सस्ते में छूटा अपना 10 की पावर माइनस 5, देख लीजिए क्लोजेस्ट यही आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं है बट क्लोजेस्ट यही ऑप्शन आ रहा है, तो अपन इसी के साथ यहाँ पर आराम से जा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या इसमें नहीं है। 18 के बाद देखें अगला 19, अब ये भी अच्छा दिख रहा है, क्या है क्या भाई, रॉड पाइवोटेड O इज रेस्टिंग ऑन ब्लॉक ऑफ हाइट h, if the block moves with constant velocity v then the angular velocity of the rod at the instant shown is। तो भाई एक सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे जब भी इस तरह से ये मूव करता है, ठीक है, तो अब यहाँ आपको देखना है कि आपको कैसे इनको रिलेट करना है, कैसे ये यहाँ पे काम करेंगे। तो भाई थीटा कैसे चेंज होगा, सबसे पहले यहाँ थीटा लिखो, ये डिस्टेंस लेट से मैंने बोल दिया x, तो अब टेन थीटा की इक्वेशन देखते हो, ढंग से देखना बेटा क्या आ जाएगी, टेन थीटा, थीटा देखो मैंने कहाँ बनाया है वो भी देख लेना, कचरा नहीं हो जाए। तो टेन थीटा आएगा x बाय h, तो x की वैल्यू हुई यहाँ पे h टेन ऑफ थीटा, और ये x कोऑर्डिनेट किससे बदल रहा है, इसके मोशन से। ये अगर मैं डिफरेंशिएट मारूँ dx बाई dt, तो dx बाई dt मेरे को क्या देगा बेटा, यहाँ से डायरेक्टली टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या देगा, h सेक स्क्वायर थीटा, और क्या देगा मुझे ये, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी डी थीटा बाय डी टी, यही देगा। देखो h तो वही रहने वाला है क्योंकि h चेंज नहीं होगा भैया, डब्बे की हाइट वही है तो वो कॉन्स्टेंट था। तो ये डी थीटा बाई डी टी को ही आप ओमेगा कहते हो आज तक, तो ये डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया बेटा, यहाँ से 1 अपॉन h सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी, उसको आपने क्या बोला v, तो ये v बाई एच सेक स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है मेरे को दिख रहा है क्या ऐसा, v बाई एच सेक स्क्वायर थीटा नीचे है तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, बात एक ही है। तो ये ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करना पड़ेगा। देखिए पेपर ये भी मज़ेदार ही निकल रहा है। 20th, ओ भाई ये भी मज़े ले रहा है। रे ऑफ लाइट इन द डायरेक्शन, ये रहा, इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इधर आया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो यार ये अब है ना थोड़ा फिर मज़े ले रहा है आपके क्वेश्चन। भाई मैं अपने लॉजिक से जाऊँ, देखिए मुझे जो समझ आता है भाई, एक्स वाला डायरेक्शन वही रहा है, वाई वाला डायरेक्शन रिवर्स हो गया। इसका मतलब मुझे पता है मिरर के अंदर जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो रिवर्स होता है, इसका मतलब जो नॉर्मल बनेगी मिरर की वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वो किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो लेट से मैं देखूं जो इंसिडेंट रे थी वो कैसी थी आपकी, आई प्लस √3, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे मानते हुए मानूँ यूँ, ठीक है, वही मैं टिपिकल एक्स वाई ऐसे ही ले रहा हूँ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रैवल करती हुई है, नॉर्मल इधर हो गई, तो जब भी ये जाएगी तो ये यूँ की यूँ जाएगी, तो वाई कंपोनेंट रिवर्स हो गया, एक्स वो का वही रहा, तो ये एंगल आपका होता है थीटा। तो अब ये थीटा एंगल मुझे निकालना है। तो भाई सबसे पहले देखो 1/2 आई कैप, तो मैं कॉमन सेंस से इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लूँ ना, मेरे लिए तो ज़्यादा आसान है। देखो इधर क्या कंपोनेंट आ रहा है, हाफ, और इधर क्या आ रहा है √3/2, यही थीटा, ये थीटा बनेगा, नहीं 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 भाई ये बनेगा थीटा, तो ये थीटा बनेगा उसके लॉजिक से, तो इधर वाला भी ये थीटा होगा। एक बार मैं थोड़ा अच्छा कर दूँ इसको, ठीक है, ज़्यादा अच्छा हो गया तो, है ना। तो भाई ये वाला थीटा हो गया, तो क्या दिख रहा है बेटा मुझे प्यार से, क्या दिख रहा है, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो भाई आप समझदार हो, आप टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। अब ठीक है, देखो मैं तो अपने जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे देख के ही चमक गया, बट आपको भी ऐसे ही चमकाना है, सो दैट्स अ गुड थिंग। जो फॉर्मल तरीका है वो ज़्यादा महंगा है। देखो एनटी का सोल्यूशन अभी मैं देखता हूँ तो वो एक फॉर्मल तरीके से किया हुआ, और अपन जो करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस और जुगाड़ के बेसिस पे है, जो जल्दी चमक जाता है, ठीक है। चलिए 21, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, वेट W है, और क्या है, वेट W है, और रेडियस 3 मीटर है, हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है, एंड अटैच टू अ फ्रिक्शनलेस वॉल एज शोन इन द फिगर।
द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। अब स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी ये आपसे पूछा गया। तो देखो बहुत प्यार से इसने एक चीज़ दे दी आपको, ये लेंथ दे के इसने ये समझा दिया। देखो ये टोटल लेंथ 2 + 3 हो गई 5 और ये लेंथ हो गई 3, तो ये 3 और 5 दिख गया, तो ये 4 हो गया। तो बचपन से 3 4 5 करते आते हैं अपन, ठीक है। तो ये पहला बन गया। अब टेंशन ये रही यूँ टी, ये एंगल बोलूँ थीटा हो गया। तो भैया अब क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, तो भाई अपने को पता है वर्टिकल बैलेंस के लिए क्या होगा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा मैनेजेस एम जी, मतलब डब्ल्यू बोल दूँ यहाँ, और साइन थीटा कितना होगा देख लो भाई। अब साइन थीटा तो दिख ही रहा है 4/5, तो टी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5W/4। तो क्वेश्चन को स्मार्टली करोगे तो टफ नहीं है, ऐसे देखने से बड़े ही आपको दर्दनाक डरावना लग सके, बट इतना नहीं है, ईजिली मैनेजेबल है। 22 आप देखिए ये क्या है, ब्लॉक है 10 किलो का, कॉन्टैक्ट में था, एक काट के रख, ठीक है भाई। कोफिशिएंट ऑफ μs 0.5 है, मिनिमम एक्सेलरेशन दैट विल प्रिवेंट फॉलिंग। तो भाई ये देखो क्या होगा, मैं सूडो फोर्स वाले स्टाइल से आ जाता हूँ, इसके फ्रेम में आ जाऊँ, ए से जा रहा है तो सूडो फोर्स क्या लगेगी ma, तो ये जनरेट होगी नॉर्मल। तो पहली चीज़ नॉर्मल होगी ma, और इसको टिकना है, टिकने के लिए देखो इसका mg लग रहा था, उसको टिकाना है fs को है, तो आपको होता है fs शुड बी इक्वल टू mg, और ये जो होता है ये दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू μsn। तो mg शुड बी लेस देन इक्वल टू μsn की जगह लिख दिया ma, उड़ा दिया। क्या पूछा बेटा, पूछा क्या इसने एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा g/μs। तो g/μs कितना हो गया 10/0.5 विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 अपने सामने आया है। द डिफरेंस बिटवीन 235U एंड 238U एटम इज़ दैट। भाई दोनों में क्या होता है, आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ आपको पता है जो डिफरेंस होता है प्रोटॉन्स का नहीं होता, प्रोटॉन्स का नहीं, डिफरेंस जो भी होता है वो न्यूट्रॉन्स का ही होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए हुआ। ऑप्शन डी के साथ अपन नेक्स्ट जाएंगे। इन द ऑप्शंस गिवन बिलो लेट ई डिनोट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ न्यूट्रॉन, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो भाई जब भी डिसइंटीग्रेशन होगा तो आपको पता है प्रोडक्ट्स की जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है बट रेस्ट मास एनर्जी कम होती है। इनिशियल की ही जो अनस्टेबल था उसकी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उस बेसिस पे अपन चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा कौन सा आएगा बेटा, आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए ये दोनों तो आएंगे नहीं, और अब क्या बचा अपने पास ए और डी। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए डेफिनेटली ये 236U कंपाउंड न्यूक्लियस ही यहाँ पे टूटता है, तो उसको मिला के अपन यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं। और बैलेंसिंग देख लीजिए 92, 53, 39 ये बैलेंस हो गया इधर, 236, 7 एंड 7 14, और वो 2 न्यूट्रॉन ऐड हो गए, ये एग्जैक्टली मैच आपके लिए कर जाएगा। तो ये ऑप्शन के साथ अपन यहाँ पे ईजिली जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ अ स्फेरिकल हॉलो बॉल फिल्ड विथ वाटर। यार ये तो आपका बहुत करावा क्वेश्चन रहता है। अब जैसे जैसे पानी गिरता है क्या होता है भाई, आप लोगों को याद होगा इफेक्टिव CM की डिस्टेंस देखते हैं अपन। तो CM पहले सेंटर में था जब पूरा भरा हुआ है, और जब पूरा खाली होता है तब भी वो CM सेंटर पे ही आएगा। तो यात्रा में CM थोड़ा नीचे जाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी, तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा और फिर वो एक मैक्सिमा को इंक्रीज टच करने के बाद वापस रिड्यूस होकर ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सबका किया हुआ रहता है, आराम से करिए, फटाफट मारिए। 26 दो स्प्रिंग है K1 K2, कनेक्ट कर दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज F इफ़ बोथ आर मेड 4 टाइम्स देयर ओरिजिनल वैल्यू। तो देखो भाई दोनों को 4 कर दो भाई, दोनों को 4 करोगे तो इफेक्टिव K भी 4 होगा, और इफेक्टिव K 4 होगा तो टाइम पीरियड आपका हाफ हो जाएगा, और टाइम पीरियड अगर हाफ हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। देखो मैंने तो बहुत जल्दी बोल दिया, वापस से बता देता हूँ यार। टाइम पीरियड इज़ 2π√m/K इफेक्टिव, जो भी K इक्वलेंट। अब देखो कोई भी सीरीज पैरेलल हो कोई मतलब ही नहीं, अगर आपने किसी भी नेटवर्क में सबको चौगुना कर दिया तो इक्विवेलेंट चौगुना होगा ही होगा। तो दोनों को चौगुना कर दिया तो इक्विवेलेंट भी 4 टाइम्स हो गया, इक्विवेलेंट 4 टाइम्स हो गया, रूट लेंगे मतलब टाइम पीरियड हाफ हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। तो ये फैक्ट रजिस्टर्स में भी याद रखना, पूरे नेटवर्क को डबल करोगे तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, मिक्सड हो, खिचड़ी हो, कैसी भी हो, सबको डबल किया तो इक्विवेलेंट डबल होगा ही होगा। चलिए अगला। सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल इज फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट 350 नैनो, फिर से 540 नैनो पे डाली। इट इज़ फाउंड दैट द मैक्सिमम स्पीड डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, डिफर बाय अ फैक्टर ऑफ 2, मतलब डबल हो गई, ये कहने का मतलब है। तो वर्क फंक्शन क्या होगा भाई, पहले बताओ किस में ज़्यादा एनर्जी होगी, 350 वाले में ही होगी। तो पहले 540 वाले में लिखे, तो पहले 540 वाले में जो भी है वो के मैक्स अगर अपन लिखेंगे तो जो के मैक्स की वैल्यू है वो अपन बोलेंगे कितनी होगी, hc/λ -5। अब नेक्स्ट टाइम जो के मैक्स आ रहा है स्पीड डबल हो गई, मतलब के मैक्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो इसको डायरेक्ट 4 के मैक्स लिख दूँ, वो क्या हो जाएगा, ये λ2 लिखूँ ज़्यादा अच्छा है अपने नॉमेनक्लेचर से, λ1 -5।
तो भैया अब क्या आएगा यहाँ से, आपके पास क्या निकालना है आपको, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आपको यहाँ पे चाहिए, क्या करो बेटा, प्यार से डिवाइड कर दो, ये आ गया 1/4। ऊपर एच सी बाय लैम्डा, तो इसको लिखोगे 1240 अपॉन 540 माइनस 5, ये 1240 अपॉन 300, अरे यार ढंग से लिखो यार भाई, 300 क्या था, 40 नहीं था, 350 माइनस 5। तो क्या आ रहा है बेटा, 1240 अपॉन 350 माइनस 5 इज इक्वल टू 1240 अपॉन 540 इंटू 4 माइनस 45। तो यहाँ से इधर लिया है 3/5 क्या हो जाएगा, 1240 कॉमन ले लूँ, ये हो गया 4 अपॉन 540 माइनस 1 अपॉन 350। तो अब ये 5 की वैल्यू निकाल लो भाई, ये क्या आ गई 1240/3, अब यार 30 बार निकाल दो यार, 4 अपॉन 54 माइनस 1 अपॉन 35, सो माइनस 1 अपॉन 35 कितना हो गया बेटा, ये मैंने किया, ये हो गया 41.33। इसको लिख दोगे 2/27 माइनस 1/35 और करें 41.33 इंटू ये 70 माइनस 27, दैट विल गिव मी 43 अपॉन 27 इंटू 35। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो यार, ये 1600-1700 समथिंग होगा और 35 इंटू 27 लगभग आपका 700-900 समथिंग होगा। तो ये डबल के आसपास से थोड़ा कम आएगा, तो 1.80 मुझे सबसे मुनासिब लग रहा है। सो गो फॉर 1.80 ये क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। आप चाहो तो और केयरफुली कैलकुलेट करके मेक आउट करें, तरीका आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट 28। अब देखिए क्या बोला गया इसमें, एक पार्टिकल है आपका जिसका मास m है, रेस्ट पे है, डीके कर गया इनटू 2 मासेस m1 m2, नॉन जीरो वेलोसिटी, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स λ1 by λ2 इज m by n, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ m plus n। अरे यार यहाँ आपको क्लियर कट पता है, खुद टूटता है, मोमेंटम सेम रहेगा, तो दोनों के मोमेंटम सेम रहेंगे, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h by p, दोनों का p सेम ही रहेगा, क्योंकि जब भी टूटेगा एक टुकड़ा इस मोमेंटम से इधर जाएगा, वो दूसरा उतने से पीछे जाएगा, तो ये रेशो 1:1 ही होना है, तो ये टोटल 2 ही होना है। तो ये मिनिमम वैल्यू जो अपन बोलेंगे या वैल्यू जो भी बोलेंगे दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो, ये बहुत जनरल यूज़ करते हैं अपन। चलिए, 2 ड्रॉप हैं सेम रेडियस की, हवा से गिरती हैं, स्टेडी स्पीड, मतलब ये टर्मिनल स्पीड होती है। कोलीज करी तो क्या होगा यार, याद कर लो, VT प्रोपोर्शनल टू r² होता है। अब 2 को आपने कोलीज कर लिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 2 × 4/3 पाई r³, मास कंजर्व्ड रहेगा, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई नया वाला r³। तो नया वाला r क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3। तो ये 2 की पावर 1/3 हुआ, तो जो नई टर्मिनल स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2/3 टाइम्स 5। अब 2 की पावर 2/3 टाइम्स 5, अब इसको और लिखो, 2 की पावर 2/3 को आप 4 की पावर 1/3 भी लिख सकते हो, तो ऑप्शन सी के साथ जाओगे। अगेन टर्मिनल स्पीड के क्वेश्चन खूब किए हैं कोलीज करने वाले, जनरली 8, 27, 64, 125 इस तरह से क्लब करते हो कि परफेक्ट फैक्टर आए। यहाँ परफेक्ट नहीं आया, बट ठीक है, रूट वगैरह में है, अपन मेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 30वां, सो 2/3 पेपर होने वाला है अपना। सिलेंड्रिकल वेसल है, 90 सेंटीमीटर हाइट, पूरा लबालब भर दिया गया है, 4 खोल बना दिए, दे दिए, ये सारे आपको दे दिए। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आपको पता है बीचों बीच वाला छेद होता है, तो बीचों बीच वाला कौन सा दिख रहा है, कौन सा है भाई, 3rd वाला, तो 3rd वाले से होगा, दिमाग की मत लगाओ, आपको याद है मैक्सिमम रेंज जैसे 45 डिग्री पे आती है, यहाँ भी बीचों बीच आती है। सीधा क्वेश्चन, सीधे सॉल्व करो, मज़े करो, आगे बढ़ो। चलिए अगला देखें 31। प्लेन मिरर पे लाइट आई 30 डिग्री पे, टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मस्ट अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड। भाई अब देखो, इसको कितने से घुमाना है, इसको घुमाना है 60 डिग्री से। भाई आपको सिखाया था मिरर को थीटा से घुमाते हैं तो इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन में 2 थीटा से घूमती है, तो यहाँ इसको 60 घुमाना है, तो मिरर को आपको 30 डिग्री से घुमाना होगा। तो मिरर को 30 डिग्री से घुमा दो, सीधा ऑप्शन ए आ गया। मिरर को 30 डिग्री से घुमाओ, मतलब वो यहीं आ जाएगा, एक्चुअली मिरर को घुमाया तो यूँ बनेगा, ये बन जाएगा मिरर, तो ये अपने आप आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये ऑप्शन ए पे जाइए। याद रखिएगा, जब भी मिरर को थीटा से घुमाते हैं, रे 2 थीटा से उसी सेंस में घूमती है, ये पढ़ते हैं अपन, उसी को यूज़ अपन कर रहे हैं। चलिए, पार्टिकल है, सर्कल में जाता है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, स्पीड 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटर ऑफ द सर्कल lies on the principal axis of length 50 centimeter 75, plane of the circle is perpendicular to, the correct statement is, भाई perpendicular सबका मैग्निफिकेशन सेम ही होगा। पहले तो अपन वो सिंपल u और v का हिसाब लगाएं, तो 1/v minus 1/u minus 175 that is equal to 1/50, so 1/v is 1/50 माइनस क्या हो जाएगा ये, हाँ माइनस ही हो जाएगा 1/75, एलसीएम 150, तो v आ गया 150, v हो गया 150 का मतलब डबल हो गया, 150 मतलब डबल हो गया। अब ये डबल हो गया
अब आपको पता है कि वो घूमने की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, तो ओमेगा सेम रहेगी, तो जो सर्कुलर मोशन की स्पीड v इक्वल टू ओमेगा आर होती है, रेडियस डबल हो चुकी है, ओमेगा वही है, तो स्पीड आपकी बन जाएगी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए, एक सॉलिड स्फीयर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है, प्योर रोल कर रहा है, अच्छी बात है, स्पीड v नॉट है, कोलाइड किया है स्मूथ वर्टिकल वॉल से इलास्टिकली, द वेलोसिटी एट विच इट अगेंस्ट परफॉर्म्स प्योर रोलिंग। अब ये थोड़ा टफ आ गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक टेप में अपन ने देखा था। देखिए आफ्टर कोलिजन क्या होगा मुझे तो इतना पता है, ये डायरेक्शन v नॉट हो जाएगा, बट ओमेगा चेंज नहीं होगी क्योंकि एंगुलर इम्पल्स सेंटर के अबाउट नहीं आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल लगेगा वो इसके सेंटर से ही गुजरेगा, तो उसका कोई एंगुलर इम्पल्स नहीं होगा, लीनियर इम्पल्स तो आया, तो ये हो गया v नॉट बाय आर। तो अब इस केस में आपको कंसेप्ट जो याद रहता है कि ये जो इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट p हो गया, तो p के अबाउट अभी ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, cm का तो हो गया एम वी नॉट आर, और ये इस सेंस में आ रहा है, मतलब ये इसको क्या बोलेंगे अपन, ये यूँ आ रहा है, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और प्लस वो क्लॉकवाइज आई ओमेगा होगा, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी नॉट बाय आर, और ये होगा क्लॉकवाइज, तो ये ओवरऑल हो गया 3/5 एम वी नॉट आर, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो फाइनली जब ये प्योर रोल करेगा तो जो भी स्पीड इसकी होगी, लेट से ये हो गई v और ये हो गया v बाय आर। तो अब क्या लिखूंगा मैं, वापस से इस पॉइंट के अबाउट ही लिखूंगा, तो क्या आएगा बेटा वो एम वी आर, और प्लस का हो जाएगा 2/5 एम वी आर, यही बन जाएगा जैसा भी अपन ने देखा, तो ये हो जाएगा आपका 7/5 एम वी आर। और इसको इक्वेट करें, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि एन और एम जी हमेशा यूँ रहेंगे, जब भी आगे ही चले जाएगा तो भी एन और एम जी का बैलेंस रहेगा, और फ्रिक्शन कहीं भी लगा लो उसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इसी से क्रॉस करता है। तो ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट होता है जी, एडवांस में कई क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, आप लोगों ने भी पढ़े हुए होंगे। डायरेक्ट इक्वेट करें तो 7/5 एम वी आर इज इक्वल टू 3/5 एम वी नॉट आर, तो ये m और r उड़ा दिया, m और r उड़ा दिया, 5 और 5 उड़ा दिया, तो v की वैल्यू क्या बन रही है बेटा आपके लिए 3/7 v नॉट, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रोलर है, m मास r रेडियस का, रोल कर रहा है ग्राउंड में विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग है, बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो प्योर रोलिंग है तो एक बेस्ट तरीका होता है अपन इस पॉइंट के अबाउट देखें, ये जो पॉइंट p है इसके अबाउट अपन इसको प्योर रोटेशन मानते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट देखिए फ्रिक्शन जो भी लगेगा उसका टॉर्क जीरो होगा, नॉर्मल का टॉर्क जीरो होगा, एम जी का टॉर्क जीरो होगा, टॉर्क केवल एफ का आएगा, तो नेट टॉर्क एफ का होगा एफ इंटू आर, और उसको डायरेक्ट लिखना है आई अबाउट पी इंटू अल्फ़ा। और इस एक्सेस के अबाउट देखो, सी एम वाली एक्सेस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 था, यहाँ से यहाँ आर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। सो एफ आर इज़ दिस, तो अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 2f/3 अब चाहो तो उसको पूरी लीनियर और एंगुलर इक्वेशंस अलग अलग लिख के सी एम के अबाउट लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर आपका ये पढ़ा हुआ है तो ये ज़्यादा आपके लिए ईजियर होगा। अगला प्रश्न 35, ये देखिए सेमीकंडक्टर्स लॉजिक गेट्स पे क्या कह रहा है, द इनपुट ए एंड बी फॉर अ बूलियन एक्सप्रेशन इज a प्लस बी बार डॉट ए डॉट बी का बार इक्वल टू 1। भाई पहले तो समझ लो ये क्या होता है, ए प्लस बी और होता है, इसका मतलब ये हो गया एक नॉर गेट, यहाँ पे ये सिंबल ऐसे आ रहा है ए और बी, डॉट मतलब इसका ये आगे एंड गेट में जाएगा, ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी मतलब यहाँ पे भी कोई पहले एंड गेट था, और उसका बार मतलब एंड नहीं, एक्चुअली वो एंड हो जाएगा, तो क्यों देख लो ये ए आ गया इधर, और ये इधर बी आ गया, तो ये भी ए हो गया और ये बी हो गया, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, और ये फाइनल आउटपुट है। अब ये 1 कब आएगा, देखिए एंड गेट 1 आना है, तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, यहाँ भी 1 आना चाहिए। अब ये आपको दे रखा है नॉर गेट 1 केवल एक ही केस में होता है जब दोनों ज़ीरो हों, ठीक है, तो दोनों ज़ीरो, और ऐसे यहाँ भी देखो यहाँ दोनों ज़ीरो हैं तब भी ये 1 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 0,0, तो ऑप्शन ए के साथ अपन यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। बूलियन से भी आप कर सकते हो, मैंने तो उस बूलियन को लॉजिक गेट्स में कन्वर्ट करके आपको बताया है, आप किसी और मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर ये सेमीकंडक्टर्स ट्रांजिस्टर्स, कलेक्टर करंट दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है, बीटा और बेस करंट है, यार मज़े ले रहा है, तो भाई अल्फ़ा दे रखा है, बीटा निकालना है, बीटा क्या होता है, बीटा आपको याद है यार, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ 0.95, 1 माइनस 0.95 दैट इज़ 0.05 दैट इज़ 19। अब बीटा 19 है, बीटा की वैल्यू क्या होती है आई सी बाई आई बी, तो आई बी की वैल्यू क्या लिखोगे आप, आई सी बाई बीटा, आई सी के नाम पे 6.6 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 19, तो 19 की टेबल देखोगे तो ये हो गया 0.357, 57 के बाद क्या बच रहा है बेटा 9, तो 90 के हिसाब से क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 5 के करीब ही जाएगा, तो ये 0.35 मिली एम्पियर के अराउंड आ रहा है, मतलब मैं जिसके साथ भी जाऊंगा दिस विल अप्रॉक्सीमेटली भी 350 माइक्रो एम्पियर्स, उसके साथ ही अपन चलेंगे,
ठीक है, ईजी था ये भी। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस। या ट्राइएटॉमिक देखो आपको याद है, मोनो की आप बोलते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाया की बोलते हो 5, या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में 7, और ट्राया में जनरली अपन रोटेशन नहीं लेते, केवल 3 मतलब वो वाइब्रेशन नहीं लेते, 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन, तो 6 आएंगी, क्योंकि कोई भी सिमेट्री एक्सेस नहीं है, तो यहाँ रोटेशन की भी 3 अपन एक्सेस लेके चलते हैं। तो ये आपके लिए हो गया 6 ईजी क्वेश्चन, सीधा थियोरेटिकल, सीधे टिक करने वाला। अगेन देखिए, ये मिक्स कर रहा दिखता है, 2 मोल्स है, एक गैस Cp/Cv इक्वल टू 5/3, मतलब मोनो के 2 हो गए, ठीक है, मोनो के 2 हो गए, और 3 मोल हो गए। अच्छा, ये 4/3 तो कुछ अलग ही आ गया। तो अब वैल्यू ऑफ Cp/Cv, तो भाई ये वापस से आपको याद है मेरे को, तो फॉर्मूला N1 + N2 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर -1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा मिक्सचर -1, इसको क्या लिखते हैं अपन, गामा 1 + N2 अपॉन गामा 2 -1। तो देखो भाई, पहले के कितने मोल से 2, दूसरे के थे 3, और ये गामा मिक्स अपन ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्या लिखोगे आप, 2/5/3 -1, यहाँ क्या लिखोगे आप, 3/4/3 -1। अब देखिए क्या आएगा, 5 अपॉन गामा मिक्स -1, ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 6/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 9/1, ठीक है। तो 3 + 9 12 हो गया। तो गामा मिक्स -1 अपने आप हो गया 5/12, तो गामा मिक्सचर आ गया 17/12। 17/12 मतलब 1.5 से तो कम ही होगा, थोड़ा सा कम ही आएगा। तो एक बार, अरे भाई साहब बहुत क्लोज है ऑप्शन, इज्जत से कर लेते हैं। तो 12 का 1, फिर आपका आ रहा है 50, 50 का हो गया 4, फिर बचेगा 20, 20 बचेगा मतलब 1, 80 बचेगा, उसके बाद 80 का आ जाएगा ऑलमोस्ट 6, तो 1.416, तो क्लोजेस्ट में जाऊँगा 1.42, सो दैट इज़ द क्लोजेस्ट आई कैन गेट, ठीक है। चलिए, among the following quantities, a quantity whose dimension is independent of mass and length, एनर्जी में तो ml आता है, थ्रस्ट फोर्स है उसमें भी आएगा, मोमेंटम में भी आएगा, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो केवल किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी आपको हमेशा पता है, वो फ्रीक्वेंसी की जैसे आएगा, वो टाइम पी का इन्वर्स आता है, और कुछ भी नहीं आता है। तो ये भी ईजी क्वेश्चन है अपने लिए। चलिए, एक मटीरियल डेंसिटी इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब, 3 साइड क्यों कर रहा है, एक ही तो कर लेगा, चलो ठीक है जो भी है, एंड इट्स मास। रिलेटिव एरर इन मास इज गिवन, रिलेटिव एरर इन लेंथ इज गिवन। तो डेंसिटी में क्या होगा भाई, डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ होगा मास अपॉन A³ L³ जो भी बोलोगे। तो एरर्स के लिए आप बोलोगे, स्मॉल चेंजेस के लिए एरर इन रो मैक्सिमम वुड बी एरर इन M + 3 टाइम्स एरर इन A। परसेंटेज एरर इन M 1.5%, और ये हो जाएगा 3 × 1%। तो ये एरर आपका आ गया, कितना आ गया, 4.5%। बेसिक क्वेश्चन एरर का गलती करने का सवाल ही नहीं होना चाहिए इसमें, आगे बढ़ा जाए, 4.5%। अगला, YDSE एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल मैक्सिमा I0 है, होता ही है। तो इंटेंसिटी I/I0 एट पार्ट डिफरेंस λ/8। भाई कहीं भी पार्ट डिफरेंस है, पहले फेज डिफरेंस निकाल ले। फेज डिफरेंस आपको पता है 2π/λ × λ/8, ये आ गया π/4। सीधा आपको तरीका पता है, I क्या होगा, I0 I max, जिससे वो लिखते हो cos² Δ∅/2। तो ये अपने आप क्या आ जाएगा, I0 cos² Δ∅/2। अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखिए Δ∅/2 मैं करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos² π/8। अब cos² π/8, cos² 2θ क्या होता है, वो आपको याद होगा 1 + cos 2θ/2, यही फॉर्मूला आपको आता है। तो कभी भी देखिएगा, मतलब जो अपने फॉर्मूले होते थे वही सारे फॉर्मूले अपन याद रखेंगे, cos² θ sin² θ, तो ये सारे फॉर्मूले अपने को दिमाग में रखने होते हैं। तो यहाँ से बेटा ये क्या रिजल्ट आ रहा है, cos π/4 कितना होता है, 1/√2, तो 1 + 1/√2/2, 1 + 1/√2 को 0.7 लिखते ही थे अपने को याद है, तो 1.7/2, तो ये लगभग हो गया 0.85 टाइम्स I0। तो ऑप्शन डी के साथ में केयरफुली आराम से देखिए। अगला क्वेश्चन, a polarizer analyzer set it as just such that the intensity of the light coming out the analyzer is just 10% of the original intensity. Assuming that the polarizer analyzer set doesn't absorb any light, the angle by which the analyzer needs to be rotated further to reduce the output intensity to 0. देखिए, अब ये क्वेश्चन देखते ही मुझे याद आ रहा है, ये इस बार के जनवरी अटेम्प्ट JEE मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को भी उस वक्त इसमें डाउट लगा था। देखिए, मेरे को जो फीलिंग आती थी वो ये थी कि भाई पोलराइज़र एनालाइज़र ओरिजिनल, अगर आपकी लाइट अपन बोलें कि अनपोलराइज है तो पहले ही 1/2 हो जाएगी। तो जो मेरे को फर्स्ट इंक्लिनेशन आया था, मैंने यही सोचा था I0/2 cos² θ शुड बी इक्वल टू I0/10, और यहाँ से cos² θ की वैल्यू आती है 1/5 और cos θ की वैल्यू आती है 1/√5।
बट इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो अपने किसी भी ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। इसको जब मैं अगर देखता हूँ तो ये किसी भी ऑप्शन से सेटिस्फाई होता हुआ आंसर मुझे नहीं दिखता। तो इसलिए यहाँ पर जो इसने लिया है, इसने टू नहीं, इसको डायरेक्ट ही ऐसे लेके लिया है कि आई इज़ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मान लिया कि ओरिजिनली लाइट पोलराइज्ड सीधे ही उस पर गई थी, जो मुझे नहीं सही लगता, बट ठीक है, अब जो आंसर है वो है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/10 आती है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आती है 1/√10, और ये जो 1/√10 है ये लगभग 0.31 के अराउंड निकल के आता है। और ये जो वैल्यू होती है, इसको जब आप एक्चुअली देखते हो, देखिए कॉस 60 डिग्री आपको पता है कितना होता है, कॉस 60 डिग्री आपका 0.5 होता है, तो 60 से बड़ा ही होगा। तो लगभग ये वैल्यू होती है 71.6। तो अभी 71.6 डिग्री एंगल है, इसलिए 10% निकल रहा है। पूरा गायब करने के लिए आपको होता है 90% होता है, तो कितना डिफरेंस होगा, 90 माइनस 71.6 विच इज़ 18.4 डिग्री। तो अगेन ये थोड़ा सा अब ट्रिकियर क्वेश्चन है, तो जैसे भी करना है, अब जो तरीका है उस तरीके से ही आपको यहाँ पे करना चाहिए। और अब मैं कुछ भी आपको इसमें और नहीं सजेस्ट कर पाऊँगा। देखिए मुझे अजीब सा लगता है ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा कम चीज़ें गिवन हैं और पूछ ज़्यादा चीज़ ली है, ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे आती है। अब ठीक है, जो भी है जैसा भी है उसको मान के चले, ठीक है। यहाँ जो था मैं एक बार समझा दूँ, मैंने अभी वापस कैलकुलेटर से देखा, थीटा यहाँ पे आता है 63.44, तो उसके हिसाब से जो घुमाना है वो 26 डिग्री के अराउंड होगा, जो कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपन इसी के साथ ही जाएंगे। दो आई एम नॉट माई सेल्फ सेटिस्फाइड, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहते ही हैं यार। चलिए, ये तो हुआ अपना 42nd क्वेश्चन। अगला, स्ट्रिंग है 2 मीटर लंबी, दोनों तरफ से बंद कर दी, 240 हर्ट्ज़ के वाइब्रेटर से नचा रहे हैं। स्ट्रिंग अपनी थर्ड हार्मोनिक में नाच रही है, तो स्पीड ऑफ द वेव एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज। थर्ड हार्मोनिक में है, बंद है। थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 लोब्स बने हैं, ठीक है। 3 लोब्स बने हैं, तो डायरेक्टली एफ की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 3v/2l। सो 240 इज़ 3v, v ढूंढ रहे हैं, 2l हो गया 4, तो v की वैल्यू हो गई 240 × 4/3, तो ये हो गया 80 × 4 विच इज़ 320 मीटर पर सेकेंड। 2 ऑप्शन बचे। अब लैम्डा ये देख लो, यहाँ से ये l लेंथ है, ये 3 लोब्स हैं, तो l इज़ इक्वल टू 3 λ/2, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 12/3। 12/3 का मतलब क्या होगा बेटा ये, अच्छा सॉरी, लैम्डा तो पूछा ही नहीं गया, लैम्डा पूछते तो ये था। अब से यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। ये थर्ड हार्मोनिक है, तो बेटा फर्स्ट हार्मोनिक की क्या होगी, 1/3, दैट इज़ 80 हर्ट्ज़। ख़त्म हुई कहानी, ऑप्शन बी के साथ जाइए। ये आपका वेव्स का क्वेश्चन, दोनों तरफ से बंधी हुई रस्सी। चलिए नेक्स्ट, 2 लाउड स्पीकर्स आर बीइंग कंपेयर्ड। कर लो साहब। वन इज़ परसीव्ड टू बी 32 टाइम्स लाउडर देन द अदर। द डिफरेंस इन इंटेंसिटी, भाई सीधा साउंड लेवल डिफरेंस जो का होता है, डिफरेंस ऑफ साउंड लेवल डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ, 10 log 10 I2/I1। तो 32 है, तो 10 log 10 32 आपको पता है 2 की पावर 5 होता है, तो 50 log 2 आपको मेरे हिसाब से याद रहता होगा, जिन भी लोगों को है। पॉइंट कितना बोलते हैं अपन, 0.3 के अराउंड लगभग उसको अपन बोलते हैं। तो साउंड लेवल का जो डिफरेंस आएगा, तो 50 × 0.3 लगभग कितना हो गया आपके लिए, ये आपके लिए फैक्टर कितना हो रहा है, 50 × 0.3, तो 10 log 10 I2/I1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए 32 टाइम्स लाउडर है, तो 50 × 0.3 15 आता है। यहाँ तो मुझे कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं करते हैं। इंटेंसिटी तो 3 dB का अंतर आता है, यहाँ 32 टाइम्स किया है, तो 15 dB का ही अंतर आएगा, मतलब मेरे हिसाब से 15 है। भाइयों कोई ऑप्शन नहीं है, आई कैन नॉट हेल्प। और जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है वो क्या दिया है वो ये भी नहीं जानते, मतलब इन्होंने जो सीधा सा सोल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी बाय अ फैक्टर ऑफ 10 चेंजेस द साउंड लेवल बाय 10 dB। वो सही था, 100 से चेंज करते हैं तो 20 से चेंज होता है। अब यहाँ तो 100 का 32 का चेंज हुआ और चेंज 50 लिख दिया, ये तो फर्जीवाड़ा है। क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत है। आई एम प्रिटी श्योर इट इज़ 15 dB। नेक्स्ट, अब देखिए फिर ये इस तरह के क्वेश्चन देखिए खूब आ रहे हैं। ये फोर्स के फंक्शन वाला, ये जो आपका वर्क एनर्जी के अच्छे क्वेश्चन है। देखिए बॉडी को डिस्प्लेस किया है 0,0 से 1,1 पे, x इक्वल टू y पाथ पे बाय अ फोर्स दिस, द वर्क डन बाय दिस फोर्सेस। x इक्वल टू y पाथ का मतलब होता है कि आपने यूँ शिफ्ट किया है, ये ऐसे यूँ शिफ्ट किया है इसको, है ना। तो x इक्वल टू y है, तो वर्क डन डायरेक्टली क्या लिखते हैं अपन, fx dx, तो x² dx प्लस y dy। वैसे भी कंजर्वेटिव फोर्स से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इसमें, तो किसी भी पाथ से जाओ। और ये चेंज हो गया 0 to 1, ये चेंज हो गया 0 to 1, x² dx मतलब x³/3, तो ये 1/3, y²/2 दैट इज़ 1/2। तो ये तो सस्ता हो गया आपके लिए 5/6 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन आप करते थे, किए हैं आपने तो हो जाएगा, नहीं किए हैं तो परेशान रहोगे।
सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगेन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर इट, डू योर कमेंट्स, एंड आई होप कि जब तक ये पेपर चल रहे हैं मैं आपके लिए रोज़ सॉल्व करके देता रहूं, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। देखिए, मेरा एम सॉल्व करना नहीं है, मेरा एम केवल इतना है कि आप जो सॉल्व करते हैं, अटकते हैं, कोई क्वेश्चन गलत है तो आपको एक हेल्प मिल जाए कि आप भी कॉन्फिडेंटली कह सकें कि यहाँ गलत है, या जहाँ आप अटके हैं वहाँ आप रेफ़र कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।